जज्बाए दिल घर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गांव चल और सामने मंजिल आ जाए जज्बाए दिल घर में चाहूं। अस्सलाम वालेकुम। घर में चाहूँ के एक नए एपिसोड में एक ऐसी बात लेकर आई हूँ आपके लिए जिससे शायद सोचने पर आप मजबूर हो जाएं। मखलूत तालीमी निज़ाम यानी को एजुकेशन सुन के ही कुछ लोगों के पाँव कपकपाने शुरू हो जाते हैं, थर्राने शुरू हो जाते हैं, डर लगना शुरू हो जाता है कि ये बच्चा जिसे हमने अपने आलने में इतना प्रोटेक्टेड रखा, जिस बच्चे को हर किस्म की बुराई से अब तक बचा के रखा, एकदम से जब उसे को एजुकेशन में डालेंगे तो इसका क्या हाल होगा? क्या ये वहाँ दूसरे जेंडर के साथ एग्जिस्ट कर पाएगा? क्या इसके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं होगी? क्या ये अपनी इंडिपेंडेंस हैंडल कर पाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो को एजुकेशन पर उंगलियों की तरह उठाए जाते हैं। लेकिन क्या ये सब सेम जेंडर के कॉलेजेस में नहीं होता? सेम जेंडर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता? वैसे यूनिवर्सिटीज़ तो सारी ही को एजुकेशन है, लेकिन फिर भी जो कॉलेजेस हैं जो अलग अलग जेंडर के लिए हैं, फॉर वुमेन एंड फॉर मेन, सवाल ये है कि क्या ये सब डर सेम जेंडर में नहीं होते? इसी पर रोशनी डालने के लिए आज जो मेरे पास मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर शबीर सरवर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, उसके साथ साथ एडिटर एजुकेशनिस्ट न्यूज़पेपर के हैं और उसके साथ साथ इंचार्ज हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के टीवी के। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। आपसे बहुत सारी बातें होंगी लेकिन मैं बढ़ती हूँ अपनी अगली मेहमान की तरफ। डॉक्टर लुबना शाहीन चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट MAO कॉलेज में मास कम्युनिकेशन की। उसके साथ साथ 15 साल दिए हैं इन्होंने एजुकेशन को। PhD इन्होंने की है नीदरलैंड से और बहुत सारा कुछ है, लेकिन हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर इनसे। आप दोनों हजरात एजुकेशन से वाबस्ता हैं। मखलूत जो यानी को एजुकेशन जो है, बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन ये हमारे माशरे के जो कैनवस पे कितनी कामयाब है और कितनी नहीं, आज हम उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप आउट नंबर्ड हैं और हम दो हैं, इसलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम पहले लेते हैं। जी, ये देखें, जो पहली बात तो ये है कि जो ख़वातीन या तालिबात या फ़ीमेल जो भी हम वर्ड यूज़ करें, उनके लिए तालीम और मर्दों के लिए भी जो है वो तालीम जो है वो बहुत अहमियत है। और हमारे मज़हब में भी है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जो है वो इल्म हासिल करो। और पहली आयत भी जो नाज़िल हुई वो इकरा। तो लिहाजा हमारे मज़हब के अंदर और तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जैसे जैसे हमने अगर आगे बढ़ना है, ज़्यादा सिविलाइज्ड होना है, ज़्यादा इवन डेमोक्रेटिक होना है तो हमने ना सिर्फ मर्दों की तालीम के ऊपर तवज्जो देनी है बल्कि ख़वातीन की तालीम के ऊपर भी तवज्जो देनी है। बिल्कुल। शुरू में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो मखलूत तालीम जो निज़ाम तालीम है उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उंगलियां उठती थी। ख़ास तौर पे अभी भी बहुत उठती हैं। ज़ियाउल हक जो हैं वो जनरल ज़ियाउल हक उनके रजीम में वो तो खैर एक काला दौर था, उसके बारे में क्या ही बात बहुत ज़्यादा उस पर बात होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी में जैसे जैसे तरक्याती अबलाग आगे आया तो माशरे के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू होगी। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर प्राइमरी तक यानी 5वीं जमात तक जो है वो मखलूत निज़ाम तालीम है और 5वीं से आगे 6ठी 7वीं और उसके बाद जो है वो सेपरेट हो जाती है। लेकिन फिर अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटी के अंदर आके फिर ये मखलूत हो जाती है। जब आपने को एजुकेशन इवेंचुअली होनी है, अगर आप उनको सेपरेटली पढ़ाते हैं तो वो एक हवा बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। और आप देखते हैं फिर यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या हालात होते हैं कि प्रपोज़ल हो रहा है, पूरी दुनिया वीडियो बना रही है और एक अजीब नमूना बने हुए हैं वो बच्चा बच्ची दोनों ही। तो ये सब कुछ इसलिए होता है कि हम पीछे से प्रेशर बिल्डअप करके रखते हैं, अलग अलग रखते हैं, जानवरों की तरह बांध करके, ये इधर ना देखो उधर ना देखो, और बाद में इवेंचुअली जब आपने थोड़ा सा शऊर आता है तो आपने इकट्ठे ही होना होता है, तो उस वक्त फिर हम ये मामला देखते हैं। तो उसकी तरफ आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ख़्याल है मखलूत निज़ाम तालीम जिस तरह से चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, उसके अंदर कोई
चेंज नहीं उस होना तरह का चाहिए। मसला नहीं है। अच्छा, मसला है सिर्फ जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं या जो रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। और इवन जिन शोबाजात में, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमने देखा जब हम तालिब इल्म थे तो शोबा इस्लामिक स्टडीज़ में वहाँ एक बाकायदा पर्दा लगा होता था, कर्टन। और मैं ये कहना जी, नहीं जी, चाह रही जी। थी कि जिस रजीम और जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस वक्त तो वहाँ पर एक ख़ास तंजीम का कब्ज़ा था उस जगह जी पर। जी। और मैं एक दफ़ा वहाँ एक रिपोर्ट के सिलसिले में गया तो वहाँ पर उस वक़्त उनके जो सीआर होते थे हाफिज़ तहव्वर, उनका मैंने इंटरव्यू किया। आई वॉज स्टूडेंट जर्नलिस्ट एट दैट टाइम। तो मैंने देखा कि उस पर्दे के अंदर बहुत सारे जो है ना वो सुराख हुए हैं, शगाफ हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सुराख जो है वो तालिबात ने किए हैं या कि तुलबा ने किए हैं। तो बड़े मज़े का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से हुए हैं। क्या बात है। तो अब आप ये देखें कि ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ शोबा अलूमे इस्लामियात की। देखिए तो बात ये है कि नेचर को तो चेंज नहीं किया जा सकता। आप बताइए डॉक्टर साहिबा, आपका जैसे सर का एक्सपीरियंस है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है को एजुकेशन के हवाले से कि अगर सिर्फ कॉलेजेस में की जाए तो उसका क्या आउटकम होगा? आई थिंक व्हाट आई बिलीव इज़ कि अगर हम उनको एकदम से वो एक्सपोजर देते हैं, लाइक हम उनको बचपन से नहीं देते, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मतलब जहाँ गाँव में बच्चियाँ अपने मेल कजन्स को देख भी नहीं सकती उनकी तरफ, मतलब वो कोई जानवर तो नहीं है। बाद में बेशक उनकी शादियाँ उन्हीं भाइयों से की, मतलब उन्हीं कजन्स से कर दी जाती हैं। एग्जैक्टली। बात ये है कि वो जब कॉलेजेस में आते हैं तो इतना खुला माहौल देख के वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल दे वुड नॉट बी एबल टू बिहेव लाइक इन द सेम वे कि उनको शॉक लगता है कि ये क्या हो रहा है। ऐसा ही है। अगर हम उनको बचपन से ट्रेन नहीं करेंगे, अगर हम उनको गाइड नहीं करेंगे प्रॉपरली, वो एक्चुअली गाइडेंस पेरेंट्स से या फैमिली से स्टार्ट होती है। और फिर एक सेकंड लेवल पे हमारा जो स्कूल है वो प्रॉपर गाइड कर रहा होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है जो हमारी सोसाइटी में लाइक एग्जिस्ट करता है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आके ये एक्सपोजर देखते हैं। जी बिल्कुल। तो अब अगर हम एकदम से अब उन बच्चों को तो वो पुराने ईरा में नहीं लेके जा सकते, तो अब हमें बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ या ऐसे कुछ रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत होती है या कुछ ऐसे काउंसलिंग फोरम्स बनाने की ज़रूरत होती है उन यूनिवर्सिटीज़ में या उन कॉलेजेस में जहाँ पे बच्चों के लिए ये नया एक्सपोजर है। अच्छा, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। मैं आपसे इसी हवाले से ज़रा ये पैराया भी डिस्कस करना चाहूँगी आप दोनों से, क्योंकि माशाल्लाह आप दोनों ही बहुत सीनियर पोस्ट पर हैं, कि ये चीज़ें गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखी जाती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में निज़ाम ही अलग है, वहाँ हालात ही अलग हैं, वहाँ और सीन चल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों तरफ ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में तो इन बच्चों ने एक ही जगह आना है ना, एक ही एम्बिट के नीचे ये लोग काम करते हैं। exactly. लेकिन जब उनका एक्सपोजर इतना डिफरेंट है तो वो आप देखते हैं माशरे में हमारे जो डिसबैलेंस है वो इसी वजह से है। तो आप सर उस बारे में क्या कहेंगे कि मतलब जो को एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स की है या प्राइवेट इदारों की है वो गवर्नमेंट के इदारों की तो नहीं है जी, तो उसको कैसे मैच किया जाए, उसके साथ उसमें क्या फ़र्क है, क्या प्रॉब्लम्स हैं? जी, अगर हम देखें तो जो हमारा निज़ाम तालीम है, यकसा निज़ाम तालीम की बड़ी बात होती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो मदरसे से लेकर के ए लेवल ओ लेवल तक और इसके दरमियान में बहुत सारे लेवल हैं। सो ये दोनों जो एक्सट्रीम हैं, एक तरफ सेमिनरी है, मदरसा है, एक तरफ जो है ए लेवल ओ लेवल है। तो हम देखते हैं अंग्रेज़ी मीडियम, उर्दू मीडियम, सेमी उर्दू मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, ये सारा चलता है। तो असल बात जो है, असल मसला है कि जब हम तालिब इल्म हुआ करते थे तो उस वक्त हमारे स्कूलों में तालीम के साथ हमेशा तरबियत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता था। बहुत खूबसूरत बात। लेकिन एक रिसाला भी होता था तालीम और तरबियत, जो आज के बच्चे ना जानते हैं ना पढ़ते हैं। बदकिस्मती से अब क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, पिछली 3 दहाइयों में कम पिछले ये हुआ है कि तरबियत का जो एलिमेंट है वो ख़त्म होता गया है और एक किस्म का रेस टू गेट गुड ग्रेड्स वो चल पड़ी। एक तो ये है, और कता कलामी माफ, एक ये है कि पेरेंट्स ने जो ट्यूशन एलिमेंट शुरू किया है उससे असातिज़ा की इज्जत ख़त्म हो गई है, क्योंकि उन्हें लगता है जो स्कूल में पढ़ाता है वो शाम को घर भी आता है। तो वो जो इज्जत का फैक्टर है वो नीचे आ गया बहुत सही। और दूसरा ये हुआ है क्योंकि हम एक मॉडर्न एरा जो कि सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हमारी ट्रांजिशन होगी ग्रेजुअली। अब उस ट्रांजिशन में जिन बच्चों का एक्सपोजर जाके कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके होना था जेंडर
और जेंडर डिफरेंस और जेंडर ट्रीटमेंट या उन्होंने जिस तरह से बिहेव करना था, पहले तो वो घर से तरबियत लेते थे बच्चे और बच्चियाँ, बिल्कुल, तो उन्हें पता होता था कि किस तरह से उन्होंने बिहेव करना है, लड़कियों के साथ कैसे बात करनी, क्योंकि हमारा मज़हब तो सिखाता है कि हमेशा लड़कियों के साथ, औरतों के साथ अच्छे तरीके से बात की जाए, नजर झुका के रखो, दूसरी दफा ना रिस्पेक्ट का एलिमेंट सबसे पहले आ जाता है। इवन हम वैन में जाते थे स्कूल, हम जगह छोड़ देते थे जब तालिबात को जगह नहीं मिलती थी, तो हमारे मजहब के अंदर तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अब तो वो क्या है, विमेन एम्पावरमेंट की ड्राइव ने ये भी खत्म कर दिया। ऐसे ही अब दो बातें हुई, एक तरफ तो विमेन एम्पावरमेंट के एवरीवन इज इक्वल, तो जब वो एवरीवन इज इक्वल की बात हुई तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे अब कहते हैं अब हमने जगह नहीं देनी, एवरीवन इज इक्वल। दूसरी तरफ ये हुआ कि कम्युनिकेशन और मीडिया एक्सपोजर की वजह से जो बच्चों ने ग्रेजुअली ऑपोजिट जेंडर या उसके बारे में समझना होता है, जो बहुत स्लोली होनी थी वो एकदम से हो गई। अब वो जो एकदम से हो गई और फैमिलीज़ के अंदर जिस तरह से आपने कहा कि एक बार एक कदगन एक रोक लगा हुआ है, जैसे आपने विलेज लाइफ के बारे में बताया, छोटे शहर, तो वो उनको वहाँ रोका जाता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जब वो उनका एक्सपोजर है, सोशल मीडिया पे उन पेरेंट्स को पता भी नहीं, बच्चे बीगो पे भी हैं, बच्चे टिकटॉक पे भी हैं, उनको पता ही नहीं कि पर्दे में जो बच्ची है वो बीगो पे क्या कर रही है, वो टिकटॉक पे क्या कर रही है, और उसको पेरेंट्स को बहुत बाद में पता चलता है कि ये मतलब हाथ से बहुत काम आगे चला गया। अब जो बच्चियाँ ख़ास तौर पे जो हॉस्टलों में आती हैं, अब जाहिर है उनके ऊपर पेरेंट्स का चेक जो है वो कम हो जाता है। अगर वो प्राइवेट हॉस्टल्स में जाती हैं तो मज़ीद कम चेक हो जाता है, अगर वो सरकारी जामियात के हॉस्टल में आती हैं तो किसी हद तक उन पे चेक कुछ रूल्स हैं। अब यहाँ पर जहाँ जिन्होंने रास्ता निकालना है, और मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगी कि अब थोड़ा सा लाइक जो BS प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट किया, उसमें थोड़ा सा चेंज मैं देख रही हूँ। लाइक अब कॉलेजेस में भी हम को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत वो पुअर बच्चे बहुत जो छोटी क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं वहाँ पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे वही कि उनको नीड होती है कि काउंसलिंग की, उनको तरबियत की, सबसे जो बेसिक एक चीज़ एलिमेंट है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि तरबियत तो होती है जब आप 6 साल तक आप सारी तरबियत कर लेते हैं बच्चे की, 6 साल के बाद उसने वो सारी तरबियत प्रैक्टिस कर ली, उसका बिल्ट हो गया है, उसका वो सख्त हो गया ना बच्चा, बिल्कुल उसको पता चल गया कि बस मैं ऐसे हूँ और मैं ये मेरा तरीका है, ऐसे मैंने करना है, ये मैंने चलना है। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटीज़ में एट लार्ज हालात हैं वो खौफनाक हैं। जी एज अ पेरेंट उसमें एक जो नुक्ता जो मैंने बहुत सारे वाइस चांसलर से भी बात की, पंजाब यूनिवर्सिटी में जितने भी वाइस चांसलर, इवन HEC चेयरपर्सन और PHEC के चेयरपर्सन, उनसे भी हमारी बात होती है एजुकेशनिस्ट के प्लेटफॉर्म से, तो मैंने उन्हें कहा कि सेमेस्टर सिस्टम के अंदर आप ये जो सारे मार्क्स हैं 100 के 100 ये आप उनको दे देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में टीचर को। जी प्रैक्टिकली ये होना चाहिए कि जो एग्जामिनेशन है, पेपर बनाना और पेपर मार्क करना, ये किसी थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए ताकि स्टूडेंट और टीचर का जो रिश्ता है वो एक कायम रहे। यानी मार्क्स जो टीचर के हाथ से हैं वो आप ले लें, कम से कम है टीचर की 70% आप ले लें मार्क्स, जिसको उससे क्या होता है वो एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, बहुत ज्यादा टाइम पे वो एक्सप्लॉइट करता है, लड़कियों को एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाते हैं और लड़के जो हैं वो बेचारे जोर लगा के भी नंबर नहीं ले पाते। इससे क्या होगा, इससे एक तो जो हमारा निज़ाम तालीम है उसका मेयार बेहतर होगा। कैसे बेहतर होगा? क्योंकि जब एक टीचर को पता होगा कि ना तो मैंने इनका पेपर बनाना है और ना ही मैंने उसे मार्क करना है, तो वो सिलेबस पूरा पढ़ाएगा। और असल में उस टीचर का भी इम्तहान होता है ना, जितने बच्चे फेल होते हैं या पास होते हैं, तो आपका एक होता है कि मेरे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पास हों और अच्छे ग्रेड लें और मैंने इवैल्यूएट नहीं करना। सही बात। लेकिन जब एक टीचर को पता है कि मैंने अगर 4 सब्जेक्ट पढ़ा दिए या 4 टॉपिक और उन्हीं में से मैंने मिड दे दिया, उन्हीं में से फाइनल। आप O लेवल्स देखते हैं कि O लेवल्स में टीचर्स पढ़ा कुछ रहे होते हैं और एग्जामिनेशन बाहर से आ रहा है, सेंट्रल होता है, उसमें किसी का कोई हाथ अमल दखल नहीं होता। पहले जैसे सिस्टम में होता था, लाइक मास्टर्स जब हम लोग कर रहे होते थे, ये होता था एनुअल सिस्टम होता था पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो सारा कुछ होता था, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, शायद इतना ज़्यादा वो डिस्पैरिटी या वो डिफरेंसेस नहीं थे उस वक्त। और भी बहुत सारा जो कि हम अगर रोशनी डालने बैठे तो ये कई मेरे ख्याल 10-15 प्रोग्राम निकल जाएंगे। अगर वो सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ कि एग्जामिनेशन जो सिस्टम है उसमें सिस्टम, को एजुकेशन, हमारा मुआशरा, इसके ऊपर मज़ीद बात होगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा।
आज घर मैं चाहूँ में हमारे जो मेहमान हैं ख़ास तालीम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप दोनों से सवाल है कि जो को एजुकेशन है, क्या इसकी इजाज़त बच्चियों को उनके माँ बाप को देनी चाहिए? जी आपसे बात शुरू करें। जी, व्हाट आई थिंक इज़ दे शुड डेफिनेटली डू दिस। ओके, क्योंकि अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं इक्वल एजुकेशन की, तो हम कहीं पे उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दे वुड परफॉर्म वेल, कि वो इक्वली वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंट्रीब्यूट इक्वल करें, लेकिन एजुकेशन में उन पे बाज लगा दी जाती है। तो अगर हमें वो को एजुकेशन में उनको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ भेज दिया जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है घर से। क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, मैं मैडम की बात को सेकंड करूंगा, लेकिन उससे पहले एक फ़ेज़ होना चाहिए जी। वो फेज़ ये होना चाहिए, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि तरबियत का जो है वो फुकदान है। तो जब यूनिवर्सिटी में जाने से पहले या कॉलेज में जाने से पहले, क्योंकि इसमें दरमियान में एक ये भी हुआ है कि पहले यूनिवर्सिटी के अंदर 14th ईयर में 13th ईयर में स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन अब वो फर्स्ट 13th ईयर में, पहले 16th में आते थे, यानी जो ओल्ड सिस्टम था उसमें अब वो ज़रा जल्दी आ जाते हैं BS प्रोग्राम्स की वजह से। तो अब इसमें ये होना चाहिए कि तरबियत यानी कॉलेज लेवल पे, स्कूल के एंडिंग में जो सेकेंडरी स्कूल है उसके आखिर में कुछ ऐसे कोर्सेज डाले जाएं जो कि जेंडर स्पेसिफिक हों, हाउ टू बिहेव। मेरा ख्याल है उसके शुरू में डालने चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, उनको डालने चाहिए। जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बिहेवियर, उसके ऊपर सेंसिटाइज करें। जो सेंसिटाइजेशन या जो तरबियत है वो वहाँ पर आनी चाहिए। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली एक ये भी स्टेप आया है कि जो यंग लोग हैं वो ज़्यादा तालीम में आगे आ गए हैं। ये एक अच्छी बात है, अनफॉर्चुनेट नहीं कहना चाहिए, लेकिन जाहिर है एक एज डिफरेंस, लेकिन अगर एज डिफरेंस होगा टीचर और स्टूडेंट में, दैट विल बी गुड टू अवॉइड सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। जी, क्योंकि अब हम क्या देख रहे हैं कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स जो है ना उन पे भी क्वेश्चन मार्क पड़ गया। अब अगर एक स्टूडेंट है, भी बहुत है यहाँ, एक मेल स्टूडेंट है या फीमेल है, उसने अभी एमफिल किया है और वो कोई 24-26 साल 28 साल उसकी एज है, और वो उसने साथ ही पढ़ाना शुरू कर दिया अगले साल से ही अपने से 4-5 साल छोटे उसको, तो वो जाहिर है ये एक नेचर है। तो उसमें मतलब देयर कैन बी चांसेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। Absolutely. तो इसमें कोई ना कोई बार होनी चाहिए। और इवन इंटरेस्ट भी जो है ना वो डेवलप हो जाता है, बाज़ औक़ात जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा, मैं आपको अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंस एक शेयर कर लेती हूँ। मैं फास्ट में अंडरग्रेड्स की क्लास ले रही थी। आई वाज लाइक इट इज़ अबाउट से 8 years ago। तो अब जाहिर सी बात है आई वाज आल्सो यंगर देन राइट नाउ, तो बच्चे भी अंडरग्रेड्स जो थे वो उसी एज ग्रुप। तो वो जो आप बात करें ना रिस्पेक्ट का एलिमेंट, वो टीचर पे भी बहुत डिपेंड करता है। आपने अपने माइंड में क्या सोचा है, टीचर्स की भी इवैल्यूएशन होनी चाहिए। हर टॉम डिक एंड हैरी को उठा के टीचर नहीं लगा देना चाहिए कि जिसके पल्ले कुछ नहीं है चलो इसको टीचिंग में घुसा दो। हमारे यहाँ तो ये भी है ना, पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर इसको कुछ नहीं आता तो ये पढ़ा लेगा। वो जो कॉन्सेप्ट है, टीचिंग इज एज difficult a skill as singing, as any other art. It's an art, basically. और मैं बल्कि कहूँगा कि जो टीचर्स हैं वो फ्यूचर कंस्ट्रक्टर्स हैं या फ्यूचर बिल्डर्स ऑफ द नेशन हैं, लीडर्स को आप पढ़ा रहे हैं। टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन होने चाहिए। बिल्कुल। इवन साइकोलॉजिकल टेस्ट, 100%, लाइफ हिस्ट्री। यहाँ पे तो मुस्कुरा रही है डॉक्टर साहिबा, यहाँ पे वो भी कुछ कहना चाहेंगे। और होता ये है ग्रेजुअली जो लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर जिस तरीके से भर्ती होते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वो एक पूरा फलाना है। तो ये जो कल्चर है ना, बेसिकली ये कल्चर जो है डैमेज कर रहा है। अब अगर आप अमेरिका या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत हद तक आपको मेरिट के ऊपर खड़े होना पड़ता है, बिकॉज आपको क्लास में खड़े होके आप 50 बच्चों की क्लास को ये नहीं कह सकते कि शट अप, क्योंकि उनको पता है कि इसने मार्क्स देने हैं। आप उन्हें जब तक डिलीवर नहीं करेंगे प्रॉपरली, वो आपकी अगले दिन कंप्लेंट कर देंगे, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक बिजनेस है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो ये भी है ना कि यू कैन फायर
that's what I'm saying, पब्लिक सेक्टर में ये है पब्लिक सेक्टर में तो एक दफा एंटर हो गया बस उसको तो वो you cannot fire even a peon. बिल्कुल वो स्टे ले लेंगे, टीचर का once a teacher is always इसलिए हम ये बात हमें करनी चाहिए, और आपने बहुत ज़बरदस्त मौजू का इंतखाब किया कि एक टीचर जो एक लेक्चरर भर्ती होता है वो कम से कम 30-35 साल उसने सर्व करना है। अब 30-35 साल में कितनी ही उसने जनरेशन निकालनी है और कितने सेमेस्टर निकाल। और जो टीचर है वो एक माँ का किरदार भी अदा करता है, एक बाप का किरदार भी अदा करता है, वो पेरेंट्स की जगह बहन का किरदार भी अदा करता है, भाई का किरदार भी अदा करता है। सो वो लोग जो वाकई ये पैशन लेके पैदा हुए हैं उनको तो टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहिए। ये जो हर बंदा उठ के एमफिल, अच्छा इस पे भी मेरे कुछ एतराज़ात हैं, आप शायद अग्री करें डॉक्टर साहिबा, कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो एकदम से एमफिल करते हैं और साथ ही एक साल में पीएचडी कर लेते हैं, ऑनलाइन आप खरीद लेते हैं एक थीसिस और आपका पीएचडी हो गया, आपके नाम के साथ डॉक्टर लग गया। अब बात ये है, डॉक्टर तो आपके नाम के साथ लग गया, लेकिन एक इंसान जिसने 20 साल पढ़ के उस पूरी ग्राइंड करके अपने आप को, जो एक्सपीरियंस और तालीम का एक आप समझ लें महलूल उसकी ज़ात है उसमें, और एक 22 साल 24 साल के पीएचडी डॉक्टर में बहुत फ़र्क है। इस पे मेरा ख्याल है पॉलिसी होनी चाहिए कोई ना कोई, कि एक सर्टेन एज पे जाके आप पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो अब आपके मशरूम ग्रोथ है ना पीएचडी डॉक्टर्स की, उन पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कॉलेज में पढ़ाना है, मतलब कॉलेज में पढ़ाना है, उस ब्रैकेट में घुसना है तो आपको पीएचडी करनी है, तो ये सब हो रहा है हमारे माशरे में। बल्कि अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट ऐड करूंगा कि जो एचईसी के चेयरमैन थे पिछले डॉक्टर तारक बनोरी, उन्होंने क्या किया कि बीएस बेस पे भी आप पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। नहीं, ये देखें तो ना, हमने बहुत रेजिस्ट किया कि चलें उस एमफिल करने दें और एमफिल के बाद जो है वो पीएचडी में थोड़े से साल तो डलेंगे ना, अगर वो हो जाता तो ये और नहीं, तो आपको 22 साल के बच्चे नजर आ रहे होते पीएचडी। बिल्कुल ऐसे ही होता है, एक्चुअली ऐसे ही होता है कि जब हम उस प्रोफेशन में चले जाते हैं तो देयर आर सर्टन लेवल्स, तो हम उस दौर में शामिल हो जाते हैं कि अब मैं एमफिल करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा, मैंने ये अब लेवल अचीव करना है। वो जो मेरी कंसंट्रेशन है मेरी टीचिंग के ऊपर, मेरी बच्चों की गाइडेंस के ऊपर, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं अपनी एक दौर में शामिल हो गई। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो बेसिक जो मेरा पर्पस था, मेरी टीचिंग, वो कहीं पीछे हो गया रहेगी। तो आजकल बेसिकली हो ही ऐसे रहा है कि मोस्टली जितने भी हमारे टीचर्स हैं या जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी अपनी एक दौड़ है कि मेरे इतने रिसर्च पेपर्स हो जाएं, मैं पीएचडी कर लूं, मैं बाहर चला जाऊं, मैं अपने पेपर्स की भी एक अजीब कहानी है, बिल्कुल एग्जैक्टली, जहां तक पहुंच है उसका रिसर्च पेपर बिल्कुल, और जिसकी पहुंच नहीं है वो बेचारा कितना भी अच्छा काम करता रहे, उसका पेपर नहीं, उसका पेपर नहीं छपता है। इस पे भी आप देखें कि जब हम एजुकेशन से टीचर्स के मसाइल डिस्कस करने शुरू कर रहे हैं, बट ये बहुत जरूरी है, ये टॉपिक्स आपस में ओवरलैप। जब हम टीचर्स की तरक्की होती है ना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, उसमें टीचिंग की कोई वेटेज नहीं है, नहीं ऐसे है। उसमें आपके जो पब्लिकेशंस, नंबर, पब्लिकेशंस और एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ आपकी पब्लिकेशंस एंड योर क्वालिफिकेशन लेवल, बस। तो पब्लिकेशंस अब आपका अगर हाथ नहीं पड़ता या जो अगला बंदा आपसे डिमांड कर रहा है वो आप नहीं दे सकते, तो आपकी पब्लिकेशन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, और एग्जैक्टली ऐसा है। और इसके साथ वो मेरिट की जितनी वायलेशन होती है वहाँ पे, मैं आपके साथ ये खुल के इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद टीचिंग के निज़ाम के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड रही हूँ। मैंने अंडरग्रेड्स के साथ भी काम किया है, मैंने ओ लेवल्स के साथ भी पढ़ाया है, मैंने बिल्कुल मिडिल स्कूल को भी पढ़ाया है। सो मुझे सारे निज़ाम जो है ना, इवन जूनियर स्कूल में भी पढ़ाया है, वैसे जितना भी निज़ाम है तालीम का वो सारा बहुत क्लोजली देखा है, दैट्स व्हाई। और मेरी अपनी भी जो एमफिल की वो थी थीसिस, उसमें यही था कि डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, जो हमारे 3 डिफरेंट निज़ाम हैं, निज़ाम तालीम है। खैर एनीवेज, इस्लाम क्या कहता है को एजुकेशन के बारे में? क्या को एजुकेशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अब कहीं ना कहीं हर चीज़ इस्लाम के दायरे में के अंदर और इस्लाम के दायरे के बाहर हो जाती है। मतलब आर्ट्स भी और बाकी सारी चीज़ें भी, जहाँ कॉलेज की बात आती है को एजुकेशन की, क्या इस्लाम अलाउ करता है या नहीं करता? आप दोनों से सवाल। मैं इस सिलसिले में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इस्लाम हमें कहीं पे भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। वो तो हर एक को अलाउ करता है कि आप एजुकेशन करें, आप चाहे उसके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर मर्द और औरत पर फर्ज है तालीम हासिल करें, और आपको चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े। मतलब वो एग्जाम्पल है हमारे पास एक बहुत बड़ी, रसूल पाक की अपनी जो लाइफ थी वो।
तो हम देखते हैं कि यहाँ ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की जाती है इस्लाम के थ्रू, लेकिन देयर आर सर्टन कोड ऑफ एथिक्स जिनको हमें बीइंग अ मुस्लिम फॉलो करना पड़ता है। थैंक यू फॉर यूजिंग दिस वर्ड कोड ऑफ एथिक्स। बिल्कुल, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए एग्जैक्टली ये शुतुर बेमुहार जो हम चल रहे हैं, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, ये नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल जब हम वो सिस्टम में एंटर होते हैं तो सर्टेन कोड ऑफ एथिक्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं देयर डजंट बी एनी प्रॉब्लम, देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। सर आप बताइए इस बारे में कुछ। जी बिल्कुल, इस्लाम जो है वो तालीम को बहुत सपोर्ट करता है और बल्कि तालिबात की तालीम के ऊपर भी बहुत फोकस है। और अगर आप देखें शुरू से ही तिजारत में लें तो इस्लाम की जो स्ट्रेंथ है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तिजारत और वहाँ से जो है वो उसका आगाज़ हुआ। इसका मतलब ये है कि इस्लाम जो है वो इंक्लूसिवनेस और इंक्लूसिविटी या उसकी जो है उसको सपोर्ट करता है। हमारे नबी की जितनी भी रिवायात हैं वो हमें उनकी ज़ौजात से ही पता चलती हैं, उनके ही फरमान उनसे भी पता चलती हैं, सहाबा कराम से भी पता चलती हैं। तो बहुत कंट्रीब्यूशन है फीमेल्स का इस तरफ भी। जी, बल्कि प्रेफर किया जाता है। अब आप देखें ना कि ज्यूज़ के अंदर जो होम स्कूलिंग है उसका बड़ा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे भी है ये कहा जाता है कि अगर इफ़ यू आर एजुकेटिंग ए मेल यू आर एजुकेटिंग एन इंडिविजुअल, if you are educating a female you are educating a family, and you are educating a society, a generation। yes, क्योंकि एक औरत की जो औलाद है उसके बच्चे हैं वो फर्दर आगे से इम्पार्ट करते जाएंगे उस चीज़ को। दूसरा एक अकेला एजुकेशन लेगा और बाहर निकल जाएगा, वो किसी को अपनी तालीम आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ये निज़ाम है, दिस इज़ निज़ाम कुदरत इसको कहते हैं। और दूसरा हमारे मुल्क में तो जो तालिबात हैं उन्होंने अपने आप को मनवाया है कंपटीशन के अंदर। जितनी भी पोजीशंस आती हैं, अभी इस दफ़ा वाला भी आप देख लें जो रिज़ल्ट है उससे पिछले वाला देख लें तो उसमें जो है वो विमन या तालिबात जो हैं दे शाइन और वो अपने आप को प्रूव करती हैं, चाहे वो कॉलेज का एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो। हर शोबा है ज़िंदगी में ख़वातीन ने मनवाया अपने आप। उन्होंने अपनी स्पेस जो है वो बनाई है। बल्कि एक ज़माने में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो वाइस चांसलर है वो ये कहते थे कि तालिबात के लिए जो है ना वो अलग यूनिवर्सिटी बना दें। उसी दौर की बात है कि बड़ी कम आती हैं। तो अब यूनिवर्सिटी में तालिबात इतनी ज़्यादा आती हैं कि वो कहते हैं कि अब मर्दों के लिए अलग बना दें। सोचे जो इस तरह का ज़हन रखते हैं। तो अभी हम जिस फैकल्टी से हमारा ताल्लुक़ है, डॉक्टर साहब अभी वहाँ रही हैं, तो हमारे वहाँ भी जो फीमेल HODs हैं वो वही हैं ज़्यादा। तो मेल HODs जो हैं वो कम हैं। तो इससे ये पता चलता है, इस पे एक और सवाल बनता है। जी। और वो सवाल ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि जहाँ हम फीमेल एम्पावरमेंट करें, लड़कियाँ पढ़ाई में भी तेज़ हैं, मल्टीटास्किंग में भी तेज़ हैं, मर्द आउट नंबर हो गए हैं या लड़के जो हैं वो ख़ुद को पीछे समझकर पीछे हटते जा रहे हैं तालीम से, इसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है। और को एजुकेशन में एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ गर्ल्स आर बेटर, वो ज़्यादा कम्पेटिटिव होती हैं, अच्छे नंबर ले जाती हैं। तो जो बॉयज़ हैं उन बेचारों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं और वो फिर आगे ज़ाहिर है HODs भी वो नहीं बनते क्योंकि बहुत डिफरेंस आ जाता है दोनों में। तो इस पे भी आप दोनों से मैं चाहूँगी थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का वो है अभी कोई रिसर्च स्टडी अगर इस पे कंडक्ट होती है कोई तो उससे पता चलेगा रिजल्ट्स का। लेकिन होता ये है कि जब आपको रिजल्ट से पता चलता है ना कि लड़कियां छक्के लगा रही हैं मार्क्स में, दैट इज प्रूवन। तो लड़के जो हैं उनके मार्क्स कम आ रहे हैं और आहिस्ता टर्नओवर भी कम होता है। देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट ना, कि मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत अदर रीजंस हैं। वो ये नहीं है कि उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं है, अपॉर्चुनिटीज लेकिन उनकी डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है एजुकेशन में कि वो शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। बिल्कुल, मैं इस तरफ एक हमने ऐसे पढ़ा था, आपने भी शायद पढ़ा हो, व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। तो उसमें जो इवन अमेरिकन सोसाइटी और जो यूरोपियन सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी ये एक मसला रहता है कि जब कॉलेज में जाते हैं बच्चे तो वो पेरेंट्स के कंट्रोल से लूज़ हो जाता है। तो जब पेरेंट्स का कंट्रोल लूज़ हो जाता है तो वो टेक्निकली लड़कों पे ज़्यादा लूज़ हो जाता है। मतलब लड़कों पे हमारा माशरा भी इस तरह का है कि कम नज़र रखी जाती है और लड़कियों की टाइमिंग और रिटर्न और उसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जाती है।
तो इसलिए कॉलेजेस में लड़कों के फेल होने की और इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में रेशो ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी लिबर्टी या उनको जो मुआशरा स्पेस देता है वो उसको एंजॉय करते हैं उसका फ़ायदा ही उठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा जायज़ फ़ायदा। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो जो लड़कियां हैं उन्होंने ज़्यादा अपनी स्पेस बनाई और ज़्यादा डिस्टिंक्शन या पोजीशंस जो हैं वो लेती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ते हुए नशे की रुझान को और लड़कियों और लड़कों के नशे की आदत में ज़्यादा जाने के तरफ जो रुझान है उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन अभी जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और घर में चाहूँ के इस खूबसूरत एपिसोड में हम कुछ बदसूरत बातों की तरफ अब बढ़ने लगे हैं। को एजुकेशन बहुत खूबसूरत चीज़ है, अगर बचपन से मिल जाए तो इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं डेवलप होती, जेंडर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, जेंडर एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है, आप एक दूसरे को जानवरों की तरह नहीं देख रहे होते। जब कॉलेजेस में ये जो एड्रेनलिन रश होता है, आप बड़े हो रहे होते हैं, आपकी जो है हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, कुछ के जल्दी डेवलप हो जाते हैं, कुछ के देर से डेवलप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। और फिर यूनिवर्सिटीज़ में नशे का जो रुझान है और उसमें तलबा और तलबात दोनों इक्वली शामिल हैं, उसकी तरफ ज़रा मैं चाहूँगी। आप दोनों असातिज़ा हैं और डायरेक्टली आप बच्चों के साथ आप लोगों का कांटेक्ट रहता है, क्या चीज़ हमारी नेशन किस तरफ जा रही है बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए तो? आई थिंक कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है और सोशल मीडिया ने एकदम से एक नई चीज़ें डेवलप की हैं, नई जहद डेवलप कर दी है, उसमें इतनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों में क्रिएट कर दी है ना उस सारी चीज़ ने कि बच्चे अब वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं उन प्रेशर्स को, उन सारी चीज़ों को वो टेकअप करना, उन सारे चैलेंजेस को फेस करना। तो उस फ्रस्ट्रेशन में वो शायद वो उस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि जहाँ पे वो इस तरह की जो गलत हरकतें हैं या गलत काम है वो उसमें इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। हॉस्टल्स में अजीबोगरीब हालात में पाए जाना, पूरे हॉस्टल्स का ड्रंक हो जाना, मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल जो दूसरे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में बहुत कॉमन है। पहले हम सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सुनते थे कि ये सब होता है, लेकिन अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सब सुनने को मिलता है। वहाँ भी बच्चे उसी तरह पार्टी करते हैं, उसी तरह, और माँ बाप को पता भी नहीं होता कि ये इतनी सिंथेटिक ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं। सर, आपका एक्सपीरियंस इस बारे में क्या है? जी, मेरा ख्याल है कि इसकी दो बड़ी बुनियादी वजूहात है। एक तो ये है कि जो तलबा तालिबात हैं उनका वालिदैन के साथ रिश्ता जो है वो कमज़ोर हुआ है और उसकी बहुत सारी फ़ोन के साथ ज़्यादा मजबूत हो गया है। जी, वजूहात। आप आज किसी जवान बच्चे से उनका फ़ोन मांगे ना, उसको दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब उसको इतनी वो होती है कि मेरा फ़ोन किसी तरह वापस मेरे हाथ में आ जाए। जी बिल्कुल, इतना ये एडिक्टिव है इनके साथ। ये फ़ोन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से फैमिलीज़ जो ब्रेक हो रही हैं, हमारी एक लाइफ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये जो फ़ोन है ये एक्चुअली एक ज़िंदगी बन गया है। इस फ़ोन में बच्चों को लगता है कि हमारी जो असल आइडेंटिटी है वो इसके अंदर है, क्योंकि हम एक वॉल के पीछे हैं, एक आईटी की वॉल है हमारे, हम तक कोई पहुंच नहीं सकता। एक्चुअली दैट्स व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ट्रिकल डाउन कर रही हैं। जी हाँ, एक तो ये मतलब सिर्फ इंडिविजुअलिज्म जो प्रमोट हो रही है हमारी सोसाइटी में कि आप घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आप किसी जॉन एलन किसी के साथ फेसबुक के ऊपर बात कर रहे हैं और अपने बहन भाइयों या अपने कज़न्स या अपनी फैमिली के साथ बात नहीं कर रहे आप, तो डिस्टेंट लिंकेज जो है वो बढ़ गया और क्लोज सर्कल जो कम्युनिकेशन है वो कम हो गई। एक ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये है कि जो तरबियत का फुकदान और जो टीचर्स के साथ रिलेशन है वो भी मैं समझता हूँ कि किसी हद तक डिस्टर्ब हुआ। हम एनुअल सिस्टम में हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम अपने टीचर के पास जाते थे और उनसे डिस्कस करते थे, क्योंकि हमें पता था कि इनके हाथ में मार्क्स नहीं है, इन्होंने हमें मार्क्स नहीं देने, इन्होंने हमें सिर्फ रहनुमाई देनी है और इन्होंने हमें सपोर्ट करना है। लेकिन जो सेमेस्टर सिस्टम है जहाँ उसके कुछ फ़ायदे हैं, यानी प्रेजेंटेशन, और वहाँ पर नुकसान ये है कि टीचर के हाथ में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं और एक फियर डेवलप हो गया कि मुझे फेल कर देंगे टीचर, और वो जो काउंसलिंग या वो जो चीज़ है वो कम हो गई है। अब अगर कोई जाके बैठते हैं कुछ स्टूडेंट टीचर के पास बहुत ज़्यादा, तो बाकी लोग कहते हैं आप बहुत ज़्यादा चमचागिरी करें।
अगर आप नहीं आते बहुत ज़्यादा फिर भी प्रॉब्लम बाजू का टीचर ही कह देता तो है ये वो तो मेरे पास तो इतनी वो नहीं आता, तुम लोग एग्जैक्टली नहीं ऐसे ही होता है। तो ये चीज दोनों तरफ से हो जी, गई है कि ये जो डिस्टेंस है ना इसको कम कर दिया है दोनों तरफों। जी, इसको सेमेस्टर सिस्टम के जो बेनिफिट्स हैं ना, जो प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग उसका एलिमेंट को बचाते हुए इसके अंदर कोई माइनर रिफॉर्म्स करने चाहिए मेरा ख्याल ताकि मेजर रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं और बहुत साबित कदमी के साथ जो है ये ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए। और मुझे ये बताएं कि रिसेंटली जो को एजुकेशन में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बेहयाई का रुझान हो गया है, बहुत ज़्यादा वीडियोस, पिक्चर्स, जैसे मैंने शुरू में बात की थी प्रपोजल्स, शादियाँ और पता नहीं क्या क्या कुछ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे। ये पहले नहीं होता, पहले नहीं था। डर खौफ था टीचर्स का भी, इदारों का भी, कि अगर हम यहाँ से निकाले गए तो हमें कोई और इदारा रखेगा नहीं। ये जो बात पहले थी अब नहीं है, ऐसे इसका मूरद इल्ज़ाम हम सोशल मीडिया को तो नहीं ठहरा सकते। तो इसकी क्या वजह है, आप बताइए। मेरे ख्याल में तो कोई इनहेरेंट रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन वल्गैरिटी और को एजुकेशन, लेकिन हो गई है ना, हो गई है। हाँ, और हमने टैग कर दिया एक्चुअली हम लोगों ने टैग कर दिया उसको, क्योंकि वो तो एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर है जो वहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहा है। अगर वो कुछ बुरा कर रहा है तो वो इंडिविजुअल है जो मे बी उसकी बैकग्राउंड उसको अलाउ कर रही है या उसके एक्सपीरियंसेस उसको अलाउ कर रहे हैं जैसा वो बिहेव कर रहा है। इसका एक और रीज़न भी है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर लुबना, के जो सिंगल जेंडर कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेज है, मेंस कॉलेज है, उसमें जो कुछ होती हैं इस किस्म की एक्टिविटीज़ या कोई वल्गर एक्टिविटीज़, वो पर्दे सीमी पे ही नहीं आती हैं, उनको दबा दिया जाता है, उस पर बात ही नहीं होती। दैट इज वाई कि ये ज़्यादा हाईलाइट वरना हो ये सब जगह, बिल्कुल वो अच्छा बुरा हर जगह पे होता है, हर सोसाइटी में। हम सिर्फ को एजुकेशन को वही ना टैग करके, वो तो एक बहुत ही एक बायस हो जाएगी स्टेटमेंट कि हम कहेंगे कि वल्गैरिटी और को एजुकेशन जो है वो इकट्ठे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सर आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि जो देखें तरबियत की तरफ वापस आएँ और सर मेरा ख्याल स्कूल से फिर तरबियत की तरफ वापस आना चाहिए। पेरेंट्स जो कि अपना रोल दोबारा अचीव करें, जो पेरेंट्स खुद भी माजरत के साथ फ़ोन में मसरूफ़ होते हैं और हाँ पेरेंट्स भी वो करते हैं, उनकी भी फेसबुक स्क्रॉल करना और रीलें देखना बहुत ज़रूरी है। और टीचर्स की काउंसलिंग आवर्स यानी अदर दैन टीचिंग काउंसलिंग आवर्स होने चाहिए और उसमें स्टूडेंट्स आएँ और टीचर अपना ज़्यादा इतना खौफ ना फैलाएं, आपको लगता है और काउंसलिंग लें इन इश्यूज़ पे। और हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलर्स हैं वो भी हायर किए जाएं, ताकि उसमें भी एक मेरिट होना चाहिए, क्योंकि आजकल हर दूसरा बच्चा जिसको और किसी साइंस में सब्जेक्ट में कोई महारत हासिल नहीं होती, वो साइकोलॉजी कर लेता है ये सोचते हुए कि चलो जब मैं इसमें MSc कर लूँगा या मेरा डॉक्टरेट हो जाएगा तो मुझे कम से कम 10,000 पर घंटा तो मिलेगा ना, पर सेशन। तो आपको पता है साइकोलॉजिस्ट इतना ऑलमोस्ट अब इतना ही चार्ज कर रहे हैं फॉर दिस। तो फिर उसमें एक जो आपने बात की ना इस सवाल के दौरान के डर खौफ, देखें एनुअल सिस्टम में ये होता था कि हम कहते थे कि अगर हमारी अटेंडेंस दाखिला नहीं गया और अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से या किसी और की वजह से तो हमें पूरा 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, हमारा साल ज़ाया हो जाएगा। अब सेमेस्टर सिस्टम में ये है कि स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी लिबर्टी लेते हैं, वो कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट बनवा के ले आए किसी हॉस्पिटल से और कर लिया और आके जो है वो परमिशन ले ली, तो ये एग्जाम कर दें जी अगले सेमेस्टर में। उतना खौफ नहीं रहा कि जी पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। इसमें मैं एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो जाए को एजुकेशन का, तो हमें स्कूल्स में तो ज़ाहिर है वो शुरू से पढ़ रहे हैं, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। कॉलेज में जब नए बच्चे आते हैं वो एक्सपोजर उनका नया होता है, यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, वहाँ पे कुछ रूल्स और पॉलिसीज़, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट हो जिनको फॉलो। तो आपको अब एथिक्स की, मैं कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ तो हमारे तो हमेशा से एथिक्स की क्लास कैरेक्टर बिल्डिंग उसको कहते थे, और हमारा 1 घंटा कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी। जो नन्स थी वो बैठ के हमें 1 घंटा बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, बड़ों के सामने कैसे बैठना है, टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सब सिखाया जाता था। बेसिकली उसका मकसद यही था कि आगे चल के जिंदगी में इनको कम्युनिटी के साथ बिहेव करने का तरीका आ जाए।
आजकल वो नहीं होता। वो हम सब कुछ लैक करते हैं, हमारे जो स्कूल्स, government आती कॉलेजेस है, या हाँ। यूनिवर्सिटीज़ ये सारा कुछ लैक करती हैं। हम कहीं पे काउंसलिंग, कोई ऐसी फोरम नहीं है जो बच्चों को काउंसलिंग प्रोवाइड कर सके, जो उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करे। डेफिनेटली इश्यूज़ होते हैं बच्चों के। बहुत लड़कियां इनहिबिशन फील करती हैं जब वो एक नए एक स्ट्रक्चर में आती हैं, एनवायरनमेंट में आती हैं, तो उन सारी इनहिबिशंस को दूर करने के लिए बच्चों, स्पेशली जो लड़के हैं, उन्होंने कैसे बिहेव करना है, कैसे रिस्पेक्ट देनी है। और क्योंकि ये दिस इज़ अ टू वे प्रोसेस ना, कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हम अर्न भी कर रहे हैं, मिल भी रही है साथ में। तो अगर उनको ये छोटी छोटी चीज़ें समझाई जाएं उस लेवल पे, तो मेरा ख्याल है वो बहुत चीज़ कंट्रीब्यूट करेगी। अच्छा, अब क्योंकि वक्त कम लेकिन मुकाबला सख्त है, मैं धड़ाधड़ सवाल आपकी तरफ उछालूंगी। मखलूत तालीमी निज़ाम में क्या ये खुद एतमादी उसका एक बाय प्रोडक्ट है या ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होती हैं? आप इस पे दोनों फ्री हैं अपनी रोशनी डालने के लिए? मेरा ख्याल है कि इससे खुद एतमादी आती है। Exactly. और इससे जो इनसिक्योरिटी अपोजिट जेंडर है उसको भी समझने और उनसे बात करने का तरीका और उनसे बिहेव करने का तरीका आता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में भी कॉन्फिडेंस आता है, आपको सोशल को एग्जिस्टेंस पता चलती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने जाके वर्क करना है ना, उन्हीं लोगों के साथ वर्क करना है, तो पहले से आप लर्न कर लेंगे कि कैसे हम लोगों ने बिहेव करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, तो दैट वुड बी। सिंस आप दोनों ने इस चीज़ से अग्री किया, तो मैं आपको एक ऑपोजिट पॉइंट दूंगी कि इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा नहीं हो जाती उन बच्चियों की जो पहले कभी भी दूसरे जेंडर से नहीं मिली होती, उन्होंने पर्दे में वक्त गुजारा होता है, फिर जब एकदम से आके वो कपड़े पहनने का ढंग सीखती हैं, चाल ढाल का ढंग अलग होता है। कोई प्राइवेट स्कूल से आई होती है बच्ची, कोई पब्लिक स्कूल से आई होती है, कोई पीछे हाफिज़ा होती है, वो आके कॉलेज में एडमिशन लेती है, तो उन बच्चियों की और उन बच्चों की भी इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं नॉर्मल दूसरे बच्चों के साथ जो बड़े शहरों से आए होते हैं या जो बड़े शहरों में पहले ही रह रहे होते हैं, जिनकी सेटिंग होती है। ऐसे भी है कि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनके साथ बैठना उठना उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन उसके लिए मुझे मैं उसी बात को रिपीट करूं कि उनकी एक तो गाइडेंस और काउंसलिंग वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए अलग से काउंसलर्स होने चाहिए जिनके पास पैरोल हो उन बच्चों का, कि वो बच्चे लाजमन उनके पास जाएं और उनके पास बैठे, उनके साथ सेशंस उसके लिए तो हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। वही मतलब उसको यही एक छोटा सा उसका तरीका हो सकता है टू स्टार्ट विद, कि हर डिपार्टमेंट का अपना एक काउंसलर हो जिसके पास रजिस्टर्ड हो बच्चे, इतने बच्चे उस काउंसलर के पास हैं, इतने बच्चे उस काउंसलर के पास हैं, उसके घर के प्रॉब्लम्स भी पता हो, उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी पता हो, ताकि इदारा भी समझ सके कि हम किस किस्म के बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। इस पर मजीद रोशनी डालेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ये जज़्बाए दिल घर में चाहूं। वेलकम बैक। घर में चाहूँ के इस एपिसोड में हम मखलूत तालीमी निज़ाम यानी को एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौन से तालीमी निज़ाम को फ़ौक़ियत देनी चाहिए और अगर ठीक किया जाए तो किस निज़ाम को ठीक किया जाए? What I think is कि हमें को एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मॉडर्न सोसाइटी हो रही है, हमारे पास वो प्रेशर्स आ रहे हैं कि हमने किस स्टेज से को एजुकेशन होनी चाहिए? इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द स्कूल से होनी चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सर आप बताइए। जी बिल्कुल होनी चाहिए और है भी इस वक्त, और ये एक हकीकत कुछ इदारों में है और कुछ में नहीं है। इदारों में नहीं है, लेकिन खिचड़ी पकी हुई है ना, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम करती है, वही खिचड़ी है ना जिसमें आप। लेकिन जिस तरह से आपने पहले मेंशन किया कि इखलाकियात का जो एक मजमून हम पढ़ा करते थे, एक दीनियात होता था जिसमें सारे रिलीजन्स की बात होती थी, इस्लामियात नहीं होता था, दीनियात होता था, वो हमने तमाम दीन इकट्ठे और उसके साथ इखलाकियात का एक होता था और एक सिविक सेंस का भी होता था। सिविक्स की क्लास होती थी, एथिक्स की क्लास होती थी। तो अनफॉर्चुनेटली अब ये मज़ामीन, और ये भी बताता चलूँ कि पार्टीशन से पहले एक लॉजिक का जो मजमून था वो अलग से होता था, वो भी होता था। वो तो खत्म ही होगी ना। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया और बांग्लादेश में अभी भी वो कंपलसरी पढ़ाया जाता है। सर आप देखें ना, फिर उन्होंने तरक्की भी कितनी है, आप देखें कहाँ टका कहाँ खड़ा था, रुपया कहाँ खड़ा था, आज टका कहाँ है, रुपया कहाँ है। तो हम अब जो चीज़ आपके मुआशरे का जो निज़ाम आपको नज़र आ रहा होता है ना, वो बेसिकली तालीम से ही उठता है। क्यों? एक तालीम बैकबोन है किसी भी मुआशरे की, किसी भी नेशन की, क्योंकि उसके बग़ैर ना तो शऊर है, ना समझ है, ना मुआशरा है, ना मुआशरे में आगे चलने की कोई तमीज़ और तहजीब है। जी। और जो आपने इनसिक्योरिटी की बात की, वो इट डिपेंड्स ऑन क्लास टू क्लास। जी।
लेकिन जब ये सारी क्लासेस कॉलेजेस में इकट्ठी होती हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमने देखा है कि कुछ लड़के जो कि अगर तादाद में कम है किसी क्लास में और बड़े हम्बल बैकग्राउंड से किसी विलेज से आए हैं नए नए यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो हावी हो जाती हैं कॉन्वेंट और यहाँ के मतलब LGS लाहौर की, बिल्कुल, और तो वो लड़के शायद फील करते हैं और वो इनसिक्योर फील यही तो बात कर रही हूँ। तो अक्सर दोनों जेंडर के लिए कोएग्जिस्टेंस जो है वो लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं ना कि पहले सेमेस्टर में तो वो बड़े इनसिक्योर फील कर रहे हैं, सेकंड में वो इम्प्रूव करते हैं, थर्ड में, फोर्थ में जब वो जाने वाले होते हैं तो वो बड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दोनों तरफ से है ये, लड़कियों की तरफ से भी और लड़कों की तरफ से। तो आप देखें कि जो आपने बात की तो उनमें खुद एतमादी और प्रेजेंटेशन स्किल्स और बात करने का और कम्युनिकेशन स्किल्स और वो जो शाइनेस का एलिमेंट है जो कि शुरू में होता है वो ग्रेजुअली जो है वो रिमूव होता है। पाकिस्तान को मखलूत तालीमी निज़ाम की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, तरबियत को शामिल करें और इसको कंटिन्यू करें। ठीक है। मदरसों में भी मखलूत ही होना चाहिए, को एजुकेशन ही होनी चाहिए, क्योंकि मदरसों में क्योंकि हम मदरसे को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते मदरसों में, क्योंकि जो वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी इस बारे में सेंसिटिव है जी, और वो बहुत ज़्यादा वही तो बेसिकली बात है जिसको हम आगे अपने माशरे में फैला हुआ देखते हैं ना, बात तो असल में वहीं से शुरू होती है। हाँ, तो मदरसों में वो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं इस मामले के ऊपर, तो और बड़े जो बच्चे बच्चियाँ उस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है अपने पेरेंट्स को मनाना कि हमें अब को एजुकेशन की तरफ जाना है। लेकिन जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक या बड़े बड़े स्कॉलर्स वो जब बात कर रहे होते हैं लाइव, तो हमने देखा है कि वहाँ पर ख़वातीन भी क्वेश्चन कर रही होती हैं, उन्होंने पर्दा और उसकी बात की होती है, बल्कि बाज़ का बड़ी मॉडर्न यूरोपियन वीमेन आके वहाँ पे क्वेश्चन करती हैं, तो वो भी एक किस्म की इनफॉर्मल एजुकेशन हो रही होती है। लेकिन वो डिफरेंस है ना कि हमारे यहाँ ज़्यादा वो रिजिड है। मैं वही बात आप फिर कहूँगी कि वहाँ पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी हैं, यहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी हैं। तो हम देखें, हम जिस तरह से सोचते हैं हमारी औलाद उसी तरह से करती है, और जो वो करती है उनकी आगे जो जनरेशन है वो उसी तरह उसी रास्ते पे चलेंगे। सो हम खुद एज पेरेंट्स एज असातिज़ा क्या ये समझते हैं कि हम इसमें ये कौन से रिफॉर्म्स लेकर आएँ तो ये निज़ाम बेहतर हो सकता है? मेरा तो ख्याल है कि एक तो देखें ये तरबियत वाला, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब एंट्री पॉइंट है खाली तरबियत से तो कुछ नहीं होना, डंडे के बगैर काम नहीं चलना। शुरू सेमेस्टर में हम उन्हें बताते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, हाउ टू यूज़ लाइब्रेरी, सेमेस्टर रूल्स, ये वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पर वो बच्चे इस कान से सुन भी नहीं रहे होते, इधर से निकालने की बात क्या है। वहाँ पे हमें उनको ज़्यादा सेंसिटाइज करना चाहिए, और अगर एक कंपल्सरी सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए एथिक्स का, तो एथिक्स, जेंडर स्टडीज, एथिक्स का हर सेमेस्टर में एक जो है ना क्लास सिर्फ कंसिस्टेंटली एक हफ्ते में एक दिन आप उसका कर लें जिसमें लड़के लड़कियां अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें उस क्लास में होते हुए। तो वो ग्रुप डिस्कशंस और पीयर प्रेशर का जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी घट जाता है, काफ़ी कम हो जाता है अगर मेरे ख्याल में अगर इस तरह से किया जाए। तो आप मतलब इसे डिसएग्री कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक ये भी बात है, मैं इससे एग्री करूंगी कि होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। जो भी पॉलिसी आती है, जो बनती है इस तरह की पॉलिसी, अनफॉर्चुनेटली वो हर हुकूमत के साथ बदलती है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है वो फ्लॉज इस हुकूमत में आए, उन्होंने तालीमी निज़ाम की शक्ल बदल दी, उन्होंने कहा ये किताबें रद्द करो, ये किताबें पढ़ो। सारे पेरेंट्स बेचारे किताबें बदलते रहे, उसके बाद फिर वही हाल है, ना वो सुबह तिलावत की क्लास होती है ना वो पढ़ा जाता है, लेकिन अब वो कंफ्यूज्ड हैं कि किसको फॉलो करें। स्कूलों में क्या करते हैं, वो अटेंडेंस ले लेते हैं और शो कर देते हैं, जो प्राइवेट छोटे स्कूल हैं, कुछ स्कूलों में होता भी होगा। तो यूनिवर्सिटीज़ में हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन अगर उसके साथ साथ एथिक्स भी शामिल कर दें बेशक उसी में, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी बात होगी, इसके अच्छे नताइज हासिल हो सकते हैं। क्योंकि पंजाब की सारी यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नर साहब ने वो स्पेशली कुरान का एवरी सेमेस्टर शामिल करवाया है। नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर होना चाहिए। से सिलेक्टिव अगर ऐसी चीज़ें, ऐसी आयात ली जाएं, खास तौर पे जो जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में की बात करती हैं और गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर की बात करती हैं, तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली वी कैन कंस्ट्रक्ट ए गुड सोसाइटी। मेरा ख्याल है अगर हम हुकूकुल इबाद के ऊपर ही आ जाएं तो वही सबसे बड़ी बात है, और उसमें एक दूसरे के साथ तरीका बात करने का, बिहेव करने का वहीं से शुरू होता है। लेकिन फिर वही बात है कि जब आप
हुकूकुल इबाद की बात करेंगे, अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करें तो दैट्स वेरी मॉडर्न और आप बात कर सकते हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट हुकूकुल इबाद तो आपके बच्चे मुंह सुकेड़ते हैं कि अच्छा अब इस्लाम का लेक्चर आने लगा है। तो इसके जो असरात हैं हमारे बच्चों में नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि हमें कुछ डेफिनेटली इस तरह की पॉलिसीज़ या कोई सिलेबस इस तरह का कंसिस्टेंट पॉलिसी, वो जैसे उन्होंने कहा था वो होनी चाहिए बिल्कुल। और एजुकेशन में एक दफ़ा जो पॉलिसी बन गई है उसे उसे फॉलो होना चाहिए, कम से कम 10 साल तक तो उसे फॉलो होते इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल, और बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी वो हम उसको परसू कर पाएंगे। अगर वो उसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी जो बैच है वो तो उस एक माइंडसेट, एक विजन के साथ निकल सकते हैं, आप उसकी रिसर्च कर सकें, आप उस पे पेपर्स निकाल सकें कि ये मौजू है या नहीं है। आप एक पॉलिसी बनाते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आप उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करके उसका लें कि इसका क्या गुड रिजल्ट है, क्या इसमें फ्लॉज है। एटलीस्ट 10 साल चाहिए होते हैं, फिर आप उसको रिवाइज करें, उसको इम्प्रूव करें, फिर इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल, इंटरनेशनली 30 साल दिए जाते हैं एक पॉलिसी के ऊपर, कि आप 30 साल देखें, यानी 3 आपके पास वो हों डिफरेंट क्लासेस जिसमें आप पहला एक्सपेरिमेंट है तो उसके पहला रिजल्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता यह है कि पॉलिसीज अब्रप्टली आती हैं और अब्रप्टली गायब हो जाती है, वो गवर्नमेंट्स के साथ ही वो खत्म हो जाती है। और सेमेस्टर सिस्टम के बारे में क्योंकि वो डिस्कस हो रहा है, तो असल में तो सेमेस्टर सिस्टम डिमांड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी from the teacher and from the student. Yes. And our society was not prepared to the level. अभी हमारी सोसाइटी उस लेवल पर नहीं पहुंची थी कि जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और जब इसके रिव्यूज़ लिए गए थे पहले दूसरे साल के अंदर ही, तो वो रिव्यूज़ बड़े नेगेटिव आए थे कि एक मतलब अंग्रेज़ी के बारे में कहा गया कि जी एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो एक सब्जेक्ट में तो बड़े ही ज़्यादा आ गए हैं और उसी के दूसरे सब्जेक्ट में बहुत ही कम है। तो इसके अंदर कोई मतलब कोई वो जो वो डेवलप नहीं हो रहा है, कोई लॉजिक डेवलप नहीं हो रही। खैर, ये सेमेस्टर सिस्टम और सालाना सिस्टम के ऊपर तो हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे, हमारा ज़्यादा फोकस तो को एजुकेशन के ऊपर है और उसके प्रॉब्लम्स पे। थैंक यू वेरी मच आप दोनों के आने का। और अब मैं चाहूँगी कि अलिफ देखने वाले और ख़ास तौर पे घर में चाहूँ को देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे कि क्या मखलूत तालीमी निज़ाम यानी को एजुकेशन फ्यूचर है या नहीं, वो आप अपना पैगाम दीजिए। डॉक्टर साहब आपसे पहले शुरू करेंगे। मखलूत जो निज़ाम तालीम है वो एक हकीकत है और मखलूत निज़ाम तालीम एक हकीकत है और जो अलिफ टीवी ने इस पे प्रोग्राम किया है और हम इसको अब अनडू नहीं कर सकते, हमने आगे बढ़ना है। और जो मसाइल हैं, जो तरबियत का फुकदान है, हमें वो उन मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो कि सिर्फ मखलूत एजुकेशन की वजह से नहीं है, वो बहुत सारे दूसरे अनासर की वजह से हैं। तो मखलूत निज़ाम तालीम जो है वो तलबा तालिबात दोनों में ख़ुद एतमादी और उनकी तरबियत और उनको किस तरह से मुआशरे में उन्होंने बिहेव करना है, तो इसके ऊपर उनको एजुकेट करता है। तो लिहाजा सिर्फ जब भी इस तरह के कोई मसले मसाइल हो जाते हैं तो सिर्फ मखलूत निज़ाम तालीम को इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, हालांकि दूसरे जो महरकात हैं उनको भी देखना चाहिए। डॉक्टर मैं ये कहना चाहूँगी कि को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी आगे चले और प्रोग्रेस करे तो उसमें बच्चियों की उतनी ही कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए और उनको इतना को एग्जिस्टेंस सीखनी चाहिए। और वो इसी तरह पॉसिबल है कि अगर हम को एजुकेशन उनको प्रोवाइड करेंगे और बहुत इनिशियल लेवल पे अगर उनको प्रोवाइड कर दी जाए और उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छे सिटीजन बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यही कहूँगी कि अगर बच्चों में अगर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं को एजुकेशन के, तो हमें उनकी रीज़न्स को जानने की कोशिश करनी चाहिए, उनको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम ये टैग कर दें कि को एजुकेशन बुरी है और इसकी वजह से ये हो रहा है। तो देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन एनी नेगेटिव थिंग और को एजुकेशन। सो मुझे तो ये लगता है कि को एजुकेशन डेफिनेटली हमें इसको लाइक प्रोग्रेस के लिए और सोशल जो हमारी एक बॉन्डिंग है या सोशल हमारी जो को एग्जिस्टेंस है इसको डेवलप करने के लिए प्रमोट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरवर एंड डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। मखलूत तालीमी निज़ाम आप समझें तो फ्यूचर है, अगर आप इसे बेहयाई का अड्डा बनाना चाहते हैं तो ये आपके बच्चों के
अपने हाथ में है। कोई असातिज़ा, कोई पॉलिसी, कोई दुनिया की ताकत उन बच्चों को रोक नहीं सकती है, क्योंकि वो खुद मुख्तार हो जाते हैं एकदम से जब वो कॉलेज में आते हैं। तो किसी एक निज़ाम को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना, किसी एक ख़ास निज़ाम तालीम को पर उस पर उंगली उठाना या उसे कहना कि इसकी वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो सेम जेंडर के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी तमाम तर बुराइयाँ होती हैं, सिर्फ हाईलाइट नहीं होती, क्योंकि उसके बारे में बात करेंगे तो हमारा मुआशरा घबराना शुरू हो जाएगा कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें अपने गिरबान में झांकने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो कॉलेजेस में हो रहा है वो कहीं ना कहीं हम ही उन्हें दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं, हम क्यों पढ़ने दे रहे हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी न किसी प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी मैसेज के साथ घर में चाहूँ कि अगले एपिसोड तक खुदा हाफिज़। ये जज़्बाए दिल घर में चाहूँ।